हाय गाइज, वेलकम टू टारगेट विद दीपक। मैं हूं दीपक आप लोग के साथ। आज हम लोग साइकोलॉजी का बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को पहले हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद मैंने लास्ट में कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं जो इस चैप्टर से अक्सर पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो विविध परीक्षाओं में आपको देखने के लिए मिले हैं और हो सकता है फ्यूचर परीक्षाओं में आपको देखने के लिए अवश्य मिले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जो भी साथी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ उसे शेयर करें। चलिए पढ़ते हैं अध्याय की ओर। पहला है हमारा विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो जब जो भी हमारा विकास हो रहा होता है, हमारे जीवन में जो भी विकास होता है उसमें हमारे वंशानुक्रम और वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है हम लोग वो जानेंगे। कि देखिए, विकास प्रक्रिया से तात्पर्य बालक में धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों से है। यह परिवर्तन होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के वजह से हो रहे होते हैं। देखिए, जो भी हमारा विकास होता है उसके ना दो कारण मेन रहे होते हैं। दो कारण कौन कौन से रहते हैं उसके मेन? वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, कौन कौन से रहते हैं? वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। क्या था? एक तो हम बात करेंगे यहाँ पे वंशानुक्रम की, जो मेनली आपके विकास को जो है प्रभावित करता है, और दूसरा है हमारा वातावरण। ठीक है, तो यह परिवर्तन वंशानुक्रम और वातावरण के परिणाम स्वरूप बालकों में उत्पन्न होते रहते हैं। परिवर्तनों का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। इसी परिवर्तन का परिणाम क्या होता है? मानव जाति है। ठीक है, देखिए हम में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। पहले हम लोग एक आदि मानव की तरह रह रहे थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हम लोगों ने अग्नि की खोज की। अग्नि की खोज करने के बाद धीरे धीरे हमने निवास स्थान बनाना शुरू किया, पशुओं को पालना शुरू किया। तो वो क्या था, किसके कारण होने लगा? वो वातावरण के कारण हमको, और धीरे धीरे हमारी आवश्यकताओं के कारण हम लोगों ने क्या किया? डेवलपमेंट करना शुरू किया। ठीक है, अब देखिए हरलॉक ने एक डेफिनेशन दी है। हरलॉक ने बोला कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, हरलॉक ने ऐसा बताया कि विकास के परिणाम स्वरूप क्या होता है? व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होंगी। ठीक, उसके बाद एनास्टोजसी ने बोला कि व्यक्तिगत भेद किसी एक वंशानुक्रम के अंतर्गत वातावरण की विभिन्नता से प्रभावित होता है। साथ ही यदि वातावरण उत्तम है तो व्यवहार की असमानताएं वंशानुक्रम की विभिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं। ये वी किसकी बात कर रहे हैं? कि व्यक्तिगत भेद की बात कर रहे हैं। ये किसके कारण? ये भी बता रहे हैं, इनका भी मेन उद्देश्य क्या है कि वंशानुक्रम और वातावरण की जो विभिन्नता है वही हमारे विकास को क्या कर रही हैं? प्रभावित कर रही हैं। देखिए, बहुत आप अक्सर पेपरों में देखते होंगे स्टेटमेंट आते हैं कि ये कथन किसका है, तो इसीलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखें। ये जो भी इसमें है वो सारे के सारे चुनिंदा स्टेटमेंट हैं जो प्रीवियस एग्जाम में आपने देखे होंगे और फ्यूचर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है। देखिए, वंशानुक्रम, रूथ ने बोला कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यानी देखिए, वंशानुक्रम से मतलब क्या हुआ कि जो भी गुण धर्म हमें हमारे पूर्वजों से मिले, हमारे माता पिता से मिले, सगे संबंधियों से मिले, हम उसकी बात करते हैं। एक्चुअली वंशानुक्रम हो गया वो जिसके आधार पे हमें कुछ मूल प्रवृत्तियां हम लेके पैदा हुए, यानी कुछ हमारे अंदर ऐसे फीचर्स थे वो हमारे वंश के कारण हमारे अंदर आए। ठीक है, दूसरी परिभाषा दी है जिन्सबर्ट ने कि प्रकृति में पीढ़ी का प्रत्येक कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना है। इस प्रकार से विशेषताओं के संगठित हस्तांतरण को वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने भी वंशानुक्रम की क्या दी है? एक परिभाषा दी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो वंशानुक्रम की रचना कैसे होती है। सबसे पहले बात होती है, क्रिया होती है जो होती है वो निषेचन की क्रिया होगी। निषेचन की क्रिया के बाद में क्या होता है? फिर किसका निर्माण होगा? हमारे संयुक्त कोष का निर्माण होता है। और देखिए, सब संयुक्त कोष का निर्माण होने के बाद में क्या रूप हमें प्राप्त होता है? भ्रूण का रूप। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि बालक का विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है वो कौन सी अवस्था होती है? भ्रूणावस्था होती है। तो ये क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि विकास की पहली अवस्था कौन सी है? भ्रूणा अवस्था होती है, यानी भ्रूण के रूप में बच्चा जो है पहले विकसित होता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि संयुक्त कोष होता क्या है। जैसे
पदार्थ, ये गाढ़ एवं तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म का बना होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक क्या होता है, नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके भीतर क्या होते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो गुणसूत्र से कई बार ये क्वेश्चन आपको मिला है जानने के लिए कि गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, कि संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं। तो थोड़ा जान लेते हैं गुणसूत्र के बारे में, कि प्रत्येक कोशिका के भीतर के नाभिक में डोरों के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है। ये गुणसूत्र कैसे होते हैं, सदैव जोड़ों में पाए जाते हैं। तो एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के 23 जोड़े होते हैं, जिसमें देखिए माता और पिता दोनों के आधे आधे जोड़े होते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र में छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक है NLM ने लिखा है कि हमारी असंख्य परंपरागत विशेषताओं इन 40 गुणसूत्रों में उपस्थित रहती है। गुणसूत्रों में छिपे वंशानुक्रमीय कीटाणुओं को जीन्स कहते हैं। ठीक है, जो वंशानुक्रम के निर्धारण होते हैं। अब देखिए, आप बात करेंगे पित्रैक जीनी। ठीक है, एक गुणसूत्र के अंदर क्या होता है, वंशानुक्रम के अनेक निश्चयात्मक तत्व पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पित्रैक या जीन कहते हैं। ठीक है, पित्रैक क्या होता है, वंशानुक्रम की विशेषता का वाहक होता है, जो किसी न किसी रूप में सदैव हस्तांतरित होता रहता है। एनोस्टोसी ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, पित्रैक से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पित्रैक का हस्तांतरण स्वतः होता रहता है। यही पित्रैक क्या होते हैं, वंशानुक्रम संबंधी सभी विशेषताओं और गुणों के वास्तविक वाहक और निर्धारक होते हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने के लिए मिला होगा, प्रीवियस एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि वंशानुक्रम संबंधी विशेषता और गुणों के वाहक कौन होता है, तो वो होते हैं हमारे हमेशा जीनी, यानी पित्रैक की बात कर रहे होते हैं हम। ठीक है, अच्छा, वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम। देखिए, वंशानुक्रम के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या नियम है। तो पहला सिद्धांत है उसका मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। देखो, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी चीज़ हमें वंशानुक्रम आई, तो तुमने देखा होगा जो गुण माता पिता में थे या दादा दादी में थे, वो कंटिन्यू उस बच्चे में आने शुरू हो गए। तो देखो, वंशानुक्रम में अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बच्चे में माता पिता के कितने कितने मतलब माता पक्ष और पिता पक्ष के कितने कितने % गुण होते हैं। तो आधे तो पिता के पक्ष के गुण होते हैं और आधे माता के पक्ष के गुण होते हैं। ठीक है, और देखिए उसमें कभी कभी पूछा जाता है कि माता पिता के कितने गुण आते हैं, आधा और आधा, और दादा दादी के 1/4 और 1/4। उस तरीके से मतलब वो डिवाइड होते हुए नीचे की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम बराबर 1/2 पिता प्लस 1/2 माता पक्ष। ठीक है, दूसरी बात होती है दादा तथा परदादा आदि पूर्वजों के गुण निश्चित मात्रा में होते हैं। ठीक है, मैंने बताया दादा परदादा के भी गुण आपके अंदर आते हैं। वंश दर वंश या गुण कम होते जाते हैं। जैसे 1/2 पहले वाले मतलब माता पिता से 1/2, दादा दादी से 1/4, परदादा दादी से 1/8, उनसे ऊपर 1/16। ठीक है, वो कम होते हुए जाते हैं। अब हम बात करेंगे अर्जित गुणों का हस्तांतरण। देखो, इसमें भी मतलब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि अर्जित गुणों का हस्तांतरण को कौन से वैज्ञानिकों ने सपोर्ट किया। तो उसमें होते हैं हमारे लेमार्क, मैकडूगल, पॉवलोव एवं हैरिसन आदि प्रमुख विद्वानों ने वंशानुक्रम का आधार किसे माना है, अर्जित गुणों को हस्तांतरण को माना है। ठीक है, लेमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थितिवश बताया है, लेकिन अब वह वंशानुक्रमीय हो चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आपने पेपर में देखा होगा कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना का कारण क्या है, कि अर्जित गुणों का हस्तांतरण हम लोग लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि अर्जित गुणों का हस्तांतरण। ठीक है, इसी प्रकार से मैकडूगल ने क्या इस पर प्रयोग किया, चूहों पर प्रयोग किया। तो अब जब उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया तो जो गलती उनके पूर्वज करते आ रहे थे 165 बार उन्होंने जो गलती की, लेकिन 23वीं पीढ़ी ने वो केवल कितनी बार की, 25वीं बार वो गलती की। ठीक है, अगला होता है हमारा प्रत्यागमन का नियम। देखिए, प्रत्यागमन का मतलब होता है विपरीत, यानी जस्ट अपोजिट की बात हम करते हैं। जैसे मान लो किसी के माता पिता के जो गुण हो उससे जस्ट अपोजिट गुण उसके बच्चे में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। देखिए, अब समझ लेते हैं। प्रत्यागमन शब्द का अर्थ विपरीत होता है जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यागमन का सिद्धांत लागू होता है। जैसे मंद बुद्धि, माता पिता की संतान का प्रखर बुद्धि होना। ठीक है, यदि वंशसूत्रों का मिश्रण सही रूप से नहीं हो पाता है तो विपरीत विशेषताओं वाले बच्चे विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इनके ये कारण है। जागृत और सुषुप्त 2 प्रकार के गुण वंश को निश्चित करते हैं। विपरीत विशेषताएं सुषुप्त गुणों का परिणाम होती हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं मेंडल का नाम। देखिए, कई बार ये आपको पूछा गया है, मेंडल ने किस पे प्रयोग किया था। मेंडल ने मटरों पे और चूहों पे प्रयोग किया था। ठीक है, तो मेंडल का प्रयोग वंशानुक्रम की विशेषता को पता लगाने के लिए ग्रेसर जॉन मेंडल ने विभिन्न प्रयोग किए थे। आप
ठीक है। इस प्रयोगों के निष्कर्षों को ही मेंडलवाद या मेंडल का नियम कहा जाता है। उन्होंने दो प्रयोग किए, मटरों पर प्रयोग किया और चूहों पर प्रयोग किया। देखिए उन्होंने मटरों पर जो प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया कि मटरें ली, पहले बड़ी बड़ी मटर ली, तो उससे बड़े मटर के जो थे वो बीज बड़े मटर वाले लिए, तो उससे बड़े ही पैदा हुए। छोटे लिए तो छोटे ही हुए, तो फिर उन्होंने संकर कर दिया, यानी बड़े और छोटे साथ में मिला दिए। ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वर्ड संकर, बड़ी मटर उससे हुई 25% पैदा, छोटी मटर हुई 25% और वर्ड संकर हुए 50%। ठीक है। फिर यानी बीच में जो आगे थे, फिर 50% वर्ड संकर को मिलाए तो बड़ी मटर शुद्ध 25, बड़ी मटर अशुद्ध 50 और छोटी मटर 25%, यानी तो वो क्या हुआ, उसमें विविधताएं आनी शुरू हो गई। ठीक है। और उन्होंने एक चूहों पर प्रयोग भी किया। चूहों पर प्रयोग करके उन्होंने क्या निष्कर्ष प्राप्त किया कि अगर मैं सफ़ेद चूहे को काले चूहे के साथ में रखूं और उनका समागम करा दूं तो वर्णशंकर चूहे जो हैं हमें प्राप्त हो जाएंगे, कि उनके जो बच्चे होंगे कुछ काले होंगे और कुछ सफ़ेद होंगे। ठीक है। मेंडल के जो निष्कर्ष निकले उनका था कि मेंडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है। तो देखिए, तो बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने जो मेंडल का जो नियम है वो किसके लिए है, कि वो प्रत्यागमन को प्रदर्शित करने के लिए होता है। अच्छा, बच्चे माता पिता की ओर से एक एक गुणसूत्र आता है। गुणसूत्र की अभिव्यक्ति संयोग पर निर्भर करती है। चौथी बात उन्होंने बताई, एक ही प्रकार के गुणसूत्र अपने ही प्रकार की अभिव्यक्ति करते हैं। ठीक है। पांचवी बात उन्होंने कराई कि जागृत गुणसूत्र अभिव्यक्ति करता है और सुषुप्त नहीं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था प्रत्यागमन का नियम, यानी जो बात कर रहे थे हम लोग कि विपरीत कैसे हो रहा है, वो विपरीत आ रहे थे ना, उनके गुणधर्म विपरीत आ रहे थे, उसमें हम क्या बात करते थे, सुषुप्त जो गुणधर्म थे उनके कारण ऐसा हो रहा था। ठीक है। अगली हम बात करें बालक के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। ठीक है। बालक के विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उसकी तंत्र की बनावट। अब मैंने बात किसकी करी, बालक के विकास, अभी हम वंशानुक्रम की बात करें, यानी हमने दो चीज़ की बात करी थी स्टार्टिंग में, वंशानुक्रम और वातावरण। तो पहले भी हमारा वंशानुक्रम वाला ही फेज चल रहा है। तो तंत्र की बनावट, तंत्र में प्राणी की वृद्धि, सीखना, आदतें, विचार और आकांक्षाएं आदि केंद्रित रहते हैं। ये प्राणी की क्रियाओं को एकीकरण प्रदान करता है। तंत्र का तंत्र छात्र में वंशानुक्रमण से ही प्राप्त होता है। इसमें ही ज्ञानेंद्रियां, पेशियां तथा ग्रंथियां आदि प्रभावित होती हैं। देखिए ऐसा होता है बहुत बार कि तुमने देखा होगा मंदबुद्धि माता पिता हो तो उनके बच्चे भी मंदबुद्धि पैदा होते हैं। तो वो क्या, कहाँ से लक्षण आए उसके अंदर आए, वंशानुक्रम ही लक्षण आ रहे होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे बुद्धि का प्रभाव मैंने जो बताया अभी आपको, तो जो होती है वंशानुक्रम के द्वारा ही छात्र में क्या होती है, बुद्धि आती है और बुद्धि का जन्मदाता होता है। इसलिए मैंने बोला है कि बुद्धि में विशिष्ट एवं सामान्य गुणों को वंशानुक्रम की ही देन माना है। गोडार्ड ने वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए कालिका नामक एक सैन्य के वंशजों का अध्ययन किया था। ठीक है। अब मूल प्रवृत्तियों की बात करते हैं। देखिए जब भी हम मूल प्रवृत्तियों की बात करेंगे तो मैकडूगल को दिमाग में रख लेना। कई बार पूछा गया है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो मैकडूगल ने दिया है। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जो लोग जरा सा भी टेट और सी टेट के लिए पढ़े होंगे, सुपर टेट, यूपी टेट जो भी पढ़े होंगे, तो उन लोग को ये क्वेश्चन तो आता ही होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों की जब बात करेंगे तो किसका, कौन से वैज्ञानिक का नाम आता है, हमेशा मैकडूगल का नाम आता है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, व्यक्ति के व्यवहार को शक्ति प्रदान करती है। इसको हम देख नहीं सकते, बल्कि क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहार को देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होकर व्यवहार का संचालन कर रही है। तो मैकडूगल ने इसका कैसे पता लगाया, उसने क्या करा, मूल प्रवृत्ति के साथ में संवेग को ऐड कर दिया। संवेग को ऐड कर दिया तो उससे क्या हुआ, वो ऐसा ही प्रतीत होने लगा जैसे उसकी मूल प्रवृत्ति हो वो। ठीक है। जैसे कुछ किसी की मूल प्रवृत्ति है पलायन करना, तो उसने उसमें कुछ संवेग का नाम ले दिया भय। संवेग कौन सा आ गया वहाँ पे, भय आया, तभी तो पलायन किया उसने बंदे ने। ठीक है। निवृत्ति, घृणा होने पे निवृत्ति हुई। जिज्ञासा, जब आश्चर्य, यानी वो सरप्राइज हुआ, बोला भाई यार ये क्या है, तभी तो उसके अंदर क्या आया, जिज्ञासा जागृत हुई। ठीक है। हम बात करते हैं स्वभाव का प्रभाव। देखो बच्चे के स्वभाव पे क्या प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का, हम लोग बात करेंगे। देखिए वो माता पिता के स्वभाव की तरह ही होता है। जैसे यदि बच्चे के माता पिता कैसा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो उसका स्वभाव भी कैसा होगा, मीठा बोलने वाला होगा। और जो क्रू होते हैं, देखो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्या होता है, जैसे माने कसाई है, कसाई के यहाँ पे क्या होता है, कसाई का काम हो रहा होता है, तो उनके बच्चों को वो काम सीखने में या वो काम करने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, क्योंकि उनके मन में वैसे भाव बचपन से नहीं पैदा हुए, और क्योंकि उनके अंदर क्या हो, वंशानुक्रम उनके अंदर ऐसे ही भाव चले आए कि वो क्रू वाली क्या कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं। ठीक है। व्यवसायिक योग्यता पर प्रभाव। देखिए व्यवसायिक योग्यता की बात करता हूँ मैं। जैसे आपने देखा होगा जो ऐसे लोग जो पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं, तो उनके बच्चों का दिमाग भी बिजनेस में तेज चलता है और वो उसमें सक्सेस ज़्यादा पा रहे होते हैं। तो व्यवसायिक योग्यता का पे भी किसका, वंशानुक्रम का ही प्रभाव
पड़ रहा होता है। सामाजिक स्थिति पे प्रभाव, देखिए जो लोग पहले से प्रतिष्ठा को अपना साख मान के रख रहे होते हैं, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश में लोग अपनी प्रतिष्ठा को सबसे पहले मान के रख रहे होते हैं, तो वहाँ के भी जो बच्चे होते हैं उनके जो ब्लड होता है तो वंशानुक्रम ही उनके अंदर भी आता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों में अपनी बात को सबसे पहले रख रहे होते हैं, यानी अपनी वैल्यू और अपनी रेपुटेशन को सबसे आगे और सबसे पहले तवज्जो दे रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा वातावरण का अर्थ, अब हम बात करेंगे वातावरण की। वंशानुक्रम वाला हमारा एक कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, तो हम वातावरण की बात करते हैं। वातावरण का मतलब क्या होता है, हमें चारों ओर से घेरे हुआ यानी बाह्य आवरण। ठीक है, बाहर से घेरने वाला एक हमारा आवरण, हम बात करते हैं वातावरण की, यानी हमें जो कुछ हमारे आसपास है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वातावरण की जो परिभाषा दी है एनास्टोसी ने, कि वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है। ठीक है, वो क्या करता है, उसके मतलब जो जीन्स हैं उसको छोड़ के बाकी सब कुछ जो प्रभावित हो जाए, तो वही सब क्या है, हमारा वातावरण है। ठीक है, वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी है कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपना जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो, कि इसमें सारे के सारे वो कॉन्सेप्ट आ गए जिसमें क्या है, आदमी अपना जीवन प्रारंभ करने के समय से उसे प्रभावित किया था। ठीक है, बोरिंग और लैंगफील्ड। ठीक है, तो एक व्यक्ति के वातावरण से तात्पर्य उन सभी उत्तेजनाओं के योग से है जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। मानव विकास पे वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए मानसिक विकास की बात करते हैं। बालक का मानसिक विकास सिर्फ बुद्धि से ही निश्चित नहीं होता, उसमें बालक की ज्ञानेंद्रियां, मस्तिष्क के सभी भाग, ग्राह्य एवं मानसिक प्रक्रियाएं आदि सम्मिलित होती हैं। अतः बालक वंश से कुछ लेकर उत्पन्न होता है, उसका विकास उचित वातावरण से ही हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ बच्चा घर में ही लेके पैदा हो। अभी देखिए आपको अगर क्या होता है, बच्चे को पढ़ने वाला माहौल दे दिया जाए, बच्चे को अगर पढ़ने वाला माहौल देंगे तभी तो बच्चा पढ़ना शुरू करेगा। अगर उसे पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा, उसे पूरा का पूरा टाइम मैं दूसरी जगह व्यस्त रख रहा हूँ, तो वो कैसे पढ़ पाएगा। ठीक है, वंशानुक्रम हेल्प कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% सारा काम वंशानुक्रम के ही द्वारा यानी जीन्स के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व विकास पर भी प्रभाव, तो व्यक्ति का जो गठन या विकास आंतरिक क्षमताओं का विकास करके और नवीनताओं को ग्रहण करके किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है, बालक की शिक्षा बुद्धि, मानसिक प्रक्रिया और सुंदर वातावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य बालक का सामान्य विकास करना होता है, अतः शिक्षा के क्षेत्र में सभी बच्चों का सही विकास हो सके यह उपयुक्त शैक्षिक वातावरण पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, सामाजिक गुणों का प्रभाव, देखो बालक का सामाजिकरण उसके सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। समाज का वातावरण उसे सामाजिक गुण एवं विशेषताओं को धारण करने के लिए क्या करता है, उन्मुख करता है। बालक के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव, देखिए शिक्षा का परम उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। यह विकास कब संभव हो सकता है, जब उसे अच्छे वातावरण में रखा जाए। तो इसका मतलब कुल क्या है कि वंशानुक्रम के अलावा वातावरण भी उसके सर्वांगीण विकास में इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो इस स्टीफेंस ने भी एक लाइन लिखी है कि एक बालक जितना अधिक समय उत्तम वातावरण में रहता है वो उतना ही अधिक इस वातावरण की ओर उन्मुख रहता है। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का महत्व क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए अपृथकता यानी इन सेपरेटेबिलिटी। ठीक है, बालक के विकास में वंशानुक्रम वातावरण दोनों का योग रहता है। हम दोनों के प्रभावों को अलग अलग मापना चाहें तो संभव नहीं हो पाएगा ऐसे, है ना। देखिए वंशानुक्रम का क्या है, पीढ़ियों से संबंध रख रही होती है, वातावरण क्या होता है वो बहुत ही विस्तृत है, यानी अतः दोनों के प्रभावों को प्रदान नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैकाइवर एवं पेज का मत है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती है, इनमें से एक के परिणाम के लिए उतना ही आवश्यक है जितना दूसरा, कोई ना तो कम कभी हटाया ही जा सकता है और ना ही कभी पृथक किया जा सकता है, यानी वो मिलके ही काम करते हैं, पूरक हैं। और वातावरण देखो, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा है कि वातावरण और वंशानुक्रम क्या है, एक दूसरे के क्या होते हैं, वो पूरक होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में देखने के मिल होगा। अच्छा, गैरेट ने इसके लिए लिखा है, इससे और अधिक निश्चित कोई बात नहीं हो सकती कि वंशानुक्रम और वातावरण परस्पर सहयोगी प्रभाव है और दोनों ही सफलता के लिए अनिवार्य होते हैं। अगली बात है स्वतंत्र इच्छा शक्ति। तो बालक के विकास पर व्यक्तिवादी और समाजवादी आदि दृष्टिकोणों का प्रभाव पड़ता है। देखिए व्यक्तिवादी यानी उसके वंशानुक्रम की बात होगी और समाजवादी यानी उसके वातावरण की बात होगी। ठीक है, तो व्यक्तिवादियों का मत है कि बालक का विकास स्वतंत्र इच्छा शक्ति पर अधिक निर्भर करता है और यह शक्ति वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली, परिवार का बाल विकास पर क्या महत्व पड़ता है। ठीक है, शारीरिक विकास पर परिवार का प्रभाव देखो, जिन परिवारों में रहन सहन का स्तर उच्च होता है स्वाभाविक रूप से उन परिवारों में बालकों को क्या होता है पौष्टिक आहार प्राप्त होते हैं
और संतुलित भोजन में वे सभी आवश्यक तत्व होते हैं जो कि एक बालक के विकास के लिए कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तभी तो अच्छा परिवार होगा बच्चे का, तभी तो अगर उसे खान पानी बढ़िया नहीं मिल रहा होगा तो उसका शरीर दुर्बल हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो संपन्न परिवार होते हैं उनके यहाँ के बच्चे थोड़े हष्टपुष्ट होते हैं। मानसिक विकास पर प्रभाव, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि, देखिए अब मानिए तुम्हारे घर में टेंशन ही चल रही है, जब टेंशन हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चा भी मेंटली स्ट्रेस लेना शुरू कर देगा, तो वहाँ पे उसका मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जहाँ वो पूरी तरीके से फ्री रहता है ऐसे परिवारों में। संवेगात्मक विकास की बात, जिन परिवारों माता पिता तथा परिवारों के अन्य सदस्यों में संवेगात्मक स्थिरता पाई जाती है। ठीक है, यानी उनके अंदर एक दूसरे के प्रति मेल जोल का भाव है, अच्छे हैं, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव है, तो वहाँ पे बच्चों के अंदर भी क्या होगा, संवेगात्मक विकास बहुत अच्छा होगा। और जहाँ पे क्या होता है, आपस में एक दूसरे के प्रति कटुता है, तो वहाँ पे संवेगात्मक विकास जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। भाषा विकास पर प्रभाव, देखिए भाषा तो पूर्णतः परिवार पर ही निर्भर करती है। जैसे अब जब हम पढ़ने भी जाते हैं तो उससे पहले एक मदर टंग हम लोग घर से सीख के जाते हैं, तो जिस तरीके के कल्चर तुम्हारे घर में होता है, जिस तरीके की पृष्ठभूमि आपको घर में दी जाती है, उसी के आधार पर बच्चा मातृभाषा को सीख रहा होता है। ठीक है, सामाजिक विकास पर प्रभाव, देखिए सामाजिक विकास भी बच्चा कहाँ से सीखता है, प्रत्यक्ष रूप से परिवार से ही सीख रहा होता है। वो देखता है कि सामाजिक गतिविधियों में किस तरीके से उसका परिवार शरीक हो रहा है, किस तरीके से इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसी तरीके से बच्चा भी व्यवहार करना शुरू कर देता है। देखिए चारित्रिक विकास का प्रभाव भी पूर्ण रूप से कहाँ, सदस्यों पर ही पड़ता है, सदस्यों के ही आधार पर पड़ता है, पारिवारिक सदस्यों के आधार पर। तो उनके परिवार के सदस्यों का जिस तरीके का चरित्र होता है ना, देखिए कभी कभी चाणक्य ने भी कहा है कि उत्तम चरित्र वाले परिवार जब हों तो वहाँ जो होता है, वहाँ अगर धन भी कम होता है तो उनके साथ मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरित्र बहुत ही अच्छा है, तो वो चरित्र का प्रभाव उनकी हर पीढ़ी पर पड़ता रहता है। ठीक है, सृजनात्मक विकास पर प्रभाव, तो सृजनात्मक विकास पर पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों का शैक्षिक स्तर उच्च होता है तथा उनकी किसी सृजनात्मकता कार्य से संबंध होता है, उन परिवारों के बालकों की क्या होती है, सृजन शक्ति तीव्र गति से विकसित होती है। शैक्षिक विकास पर भी प्रभाव परिवार का पड़ता है। जिन परिवारों में शिक्षा का स्तर उच्च होता है, उन परिवारों में शिक्षा को महत्व प्रदान किया जाता है और बालक को अध्ययन की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिसके परिणाम क्या होगा, बच्चे का शैक्षिक विकास होगा। मूल्यों के विकास पर प्रभाव, जिन परिवारों का वातावरण क्या था, वो नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य एवं सामाजिक मूल्यों से युक्त होता है, उन परिवारों के बालक ही मूल्यों के संदर्भ में संबद्ध होते हैं। ठीक, अगला है हमारा दक्षता के विकास पर प्रभाव। जिन परिवारों में विभिन्न प्रकार के कौशलों से युक्त कार्य होते रहते हैं, उन परिवारों के बालकों में क्या होता है, दक्षता विकास तीव्रता से होता रहता है। ठीक है, बाल विकास पर समुदाय तथा आस पड़ोस का प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जिन समुदाय में शारीरिक विकास को महत्व देने वाले व्यक्ति निवास करते हैं, उस समुदाय में बालकों का शरीर क्या होता है, विकास तीव्र गति से होता है। मानसिक विकास, जिस समुदाय में बौद्धिक क्षमता से युक्त कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है, उस समुदाय के बालकों का होता है चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास तीव्र होता है। संवेगात्मक विकास एवं संवेगात्मक स्थिरता में समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब बालक समुदाय में आए दिन वाद विवाद एवं कलह देखता है, तो व्यक्तियों को क्रोधित एवं चिंतित अवस्था में देखता है, तो उसका प्रभाव बालकों पर कैसा पड़ेगा, उसके संवेगों पर पड़ता है। ठीक है, भाषीय विकास, तो यह समुदायगत भाषीय दोषों का प्रभाव बालकों के भाषीय विकास को स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी देशों में क को कै तथा ख को ख बोलना समुदाय के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। सामाजिक विकास पर प्रभाव, जिस समुदाय में व्यक्ति सामाजिक गुणों से युक्त होते हैं तथा प्रेम एवं सहयोग की भावना परस्पर व्यवहार करते हैं, उस समुदाय में बालकों का सामाजिक विकास कैसा होता है, आदर्श रूप में होता है। चारित्रिक विकास पर प्रभाव क्या पड़ेगा, जैसे समुदाय की गतिविधियों का बालक के चरित्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को पड़ता है। समुदाय के व्यक्ति यदि चारित्रिक गुणों से युक्त होंगे तो बालक भी चरित्रवान बनेंगे। ठीक है, और एवं मानवीय गुणों से युक्त होंगे। सृजनात्मकता पर प्रभाव, जिस समुदाय में सृजन संबंधी व्यवसाय को अपनाने वाले व्यक्ति को बाहुल्य होगा, उस समुदाय में बालकों की सृजनात्मकता का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, शैक्षिक विकास पर प्रभाव, जिस समुदाय में व्यक्ति शिक्षित होते हैं तथा शिक्षा के महत्व को समझते हैं, उस समुदाय में शिक्षा की स्थिति सुदृढ़ होती है। ठीक है, मूल्यों के विकास पर प्रभाव, जिस समुदाय में व्यक्ति आदर्शवादी मूल्यों से युक्त होते हैं, उस समुदाय के बालकों में भी आदर्शवादी एवं समाजोपयोगी मूल्यों का विकास होता है। दक्षता के विकास पर प्रभाव, समुदाय का प्रभाव बालकों की दक्षता पर विशेष रूप से पड़ता है। ठीक है, उनके अंदर नेतृत्व, समूह शक्ति, त्याग एवं कार्यकुशलता आदि की दक्षताएं विकसित होती हैं। देखिए विद्यालय का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए परिवार के बाद में जिसका नंबर आता है वो होता है विद्यालय। ठीक है, विद्यालय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे युवा जीवन कार्यकाल में। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं शारीरिक विकास में सहयोग क्या है। विद्यालय में बालक के आयु वर्ग के अनुसार खेल एवं शारीरिक गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है, जिससे बालकों का शारीरिक विकास संभव होता है। ठीक है, देखिए
आप देख पा रहे होंगे चित्र में। मानसिक विकास में सहयोग, तो बालकों के मानसिक विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बालकों को अनेक कार्य जिसमें कि अच्छा लिखे हों, शब्द निर्माण करने के लिए दिए जाते हैं। बालकों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है। बालकों से छोटी छोटी पंक्तियों के आधार पर कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। संवेगात्मक विकास, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिससे कि बालकों में अपने संवेगात्मक विकास के साथ साथ कैसा हो, स्थिरता को जन्म मिले। अच्छा, भाषा विकास में सहयोग, विद्यालय में इस प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्र कैसे हों, शुद्ध भाषा का उच्चारण एवं लेखन कर सकें। जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, बाल सभा का आयोजन, कहानी लेखन प्रतियोगिता एवं विचार व्यक्त करना आदि कार्यक्रम। ठीक है। सामाजिक विकास में सहयोग, विद्यालयों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बालकों में उनके भाग लेकर सामाजिक गतिविधियों से परिचित होता है वहाँ पे बच्चा, है ना। चारित्रिक विकास में विद्यालय द्वारा बालक में चारित्रिक गुणों का विकास किया जाता है। विद्यालय में शिक्षक का समानता से युक्त व्यवहार, सदाचरण एवं सत्य संभाषण आदि के द्वारा बालकों में चारित्रिक विकास की संभावनाओं को प्रबल बनाया जाता है। सृजनात्मकता के विकास में सहयोग, बालकों में कैसा हो, क्रिएटिविटी उत्पन्न करते हैं, जैसे उन्हें प्रोजेक्ट दे के। ठीक है। शैक्षिक विकास में सहयोग, विद्यालय में बालकों को मानसिक एवं आयु स्तर के अनुसार क्या होता है, शिक्षकों द्वारा शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है और उनको अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जाता है। मूल्यों के विकास में सहयोग, मूल्यों के विकास में विद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आयोजन से प्रेम, सहयोग, परोपकार एवं श्रद्धा, निष्ठा आदि मूल्यों का विकास होता है। सौंदर्यानुभूति का विकास, विद्यालय में अनेक प्रकार की पद्य, गद्य, कहानी एवं वाद विवाद प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों में केंद्रीय भाषा ग्रहण करने की योग्यता बालकों में विकसित की जाती है। श्रम की महत्ता का विकास, बालकों को श्रम के प्रति विकास विद्यालय के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। जैसे साफ सफाई के कार्य मिलकर कराना। ठीक है। जन संचार माध्यमों का बालकों के विकास पर प्रभाव, देखिए आजकल तो आप देख रहे हैं मीडिया पूरी तरीके से प्रभावी है, तो सारे के विकास संचार साधनों का प्रभाव। वर्तमान समय संचार साधनों के माध्यम से बालकों को स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। जैसे दूरदर्शन पर योग संबंधी कार्यक्रम प्रसारित हो रहे होते हैं। मानसिक विकास में संचार साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। संचार साधनों के द्वारा बालक नवीन तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनमें से उनके तर्क एवं चिंतन का विकास होता है। तीसरा है हमारा संवेगात्मक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव। संचार साधनों के माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के नाटक, कहानी एवं कविताओं को आत्मसात करता है। ठीक है। भाषीय विकास पर संचार साधनों का प्रभाव, बालकों के भाषीय विकास भी पर संचार साधनों का विशेष प्रभाव पड़ता है, जो श्रव्य दृश्य सामग्री जैसे दूरदर्शन, चलचित्र एवं वीडियो आदि। ठीक है। सामाजिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव, जन संचार माध्यमों से सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्रियों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रकार से बालक विकास भी होता है। चारित्रिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव, देखिए चरित्र पर भी विकास होता है। जैसे बच्चा देख रहा है, ऐसी कहानियाँ देख रहे हैं जहाँ प्रेम, सहयोग और परोपकार की भावना वहाँ से जागृत हो रही हो। सृजनात्मक विकास पर संचार का प्रभाव, संचार साधन बालक के सृजनात्मक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। ठीक है। शैक्षिक विकास पर संचार साधनों का प्रभाव, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से हम संसार के किसी भी देश के शैक्षिक कार्यक्रमों को देख सकते हैं। ठीक है। मूल्यों के विकास पर संचार साधनों का, जैसे मूल्यों की तो मैं बात करूँगा, ऐसे नाटक दिखाए जाएँ, ऐसे सामाजिक कृत्य दिखाए जाएँ जहाँ बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों के प्रति आकर्षण बढ़े और वो नैतिक मूल्य में भी सुदृढ़ होते हैं। दक्षताओं के विकास पर संचार साधनों का प्रभाव, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से छात्र अनेक प्रकार के खेलकूद एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। दूरदर्शन पर 10 स्पोर्ट्स चैनल तथा अन्य पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं से संबंधित चैनलों को देखकर बालक विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लगाएंगे। कि पहला क्वेश्चन है, वंशानुक्रम के प्रत्यागमन के नियम का संबंध होता है, किससे होता है? विपरीत विशेषताओं के बालकों के जन्म से होता है। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है, यह कथन किसका है? एना स्टोसी का है। आनुवांशिकता का वाहक होता है, आनुवांशिकता वाहक कौन होता है? मैंने बताया था आपको, जीन्स। कौन होते हैं? जीन्स होते हैं। ठीक है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है, कौन से गुण होते हैं? वो आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं ना, तो आनुवांशिकता। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो ये किसने दी थी परिभाषा? रूथ बेनेडिक्ट ने। किसने दी? रूथ बेनेडिक्ट ने। ठीक है। तो अब देखिए पैतृक क्या होते हैं? वंशानुक्रम की विशेषताओं का भाग है जो किसी न किसी रूप में सदैव स्थानांतरित होता रहता है। तो ये कथन किसका है? एना स्टोसी का है। ठीक है। एक व्यक्ति के वातावरण से तात्पर्य उन सभी उत्तेजनाओं के योग से जिनको वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है, ये किसका कथन है?
ये बोरिंग, बेल्ट और लैंगफील्ड ने एक साथ मतलब ज्वाइंट होकर एक जो कथन दिया था। ठीक है, मानव विकास के किस क्षेत्र को वातावरण द्वारा प्रभावित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा मानसिक और व्यक्तिगत दोनों ही तरीके से। ठीक है, किसने लिखा है कि विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं योग्यताएं प्रकट होती हैं? तो ये बात किसने कही थी? हार्लॉक ने कही थी। ठीक है, कोशिकाओं के किस भाग में जीन्स पाए जाते हैं? गुणसूत्रों में। मैंने बताया था ना आपको, गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करें वंशानुक्रम का प्रमुख नियम है। कौन सा नियम है? मूल जीवाणुओं की निरंतरता और अर्जित गुणों का हस्तांतरण, दोनों गुण आते हैं। वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है बालक के कहाँ? तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है, बुद्धि पर भी पड़ता है और मूल प्रवृत्तियों यानी कि सभी पे पड़ता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ मूल प्रवृत्तियों का पलायन का संवेग। तो इसकी बात कर रहा हूँ तो मैं वह, क्या है वो? वह किसका मत है कि गुणवान एवं प्रतिष्ठित माता पिता की संतान की प्रतिष्ठा प्राप्त करती है? तो ये बात कही थी विंसिप ने। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण का मानव विकास पर प्रभाव और सापेक्षिक संबंध का ज्ञान शिक्षक के लिए विशेष महत्व रखता है। तो ये किसका कथन है? सोरेनसन का है। किसका है? सोरेनसन का। वंशानुक्रम के प्रभाव के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है किसको? माता पिता और सगे संबंधी दोनों ही लोगों को। ठीक है, मैक्डूगल ने वंशानुक्रम संबंधी प्रयोग किस पे किए थे? चूहे पे करे थे। किस पे करे थे? चूहे पे करे थे। वातावरण में वह सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपनी जीवन प्रारंभ करने के समय प्रभावित किया था। ये कथन किसने दिया था? वुडवर्थ और मॉर्किस दोनों ने दिया था। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है हमारा, मानसिक विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए गए किसके द्वारा? कैडॉल, गोल्टन और फ्रीमैन, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।